फिर हम प्रोसीजर्स की बात करें कि कौन कौन से प्रोसीजर्स को फॉलो किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में। तो 8 मेजर कमिटीज़ बनाई गई थी और इन कमिटीज़ को यूजुअली जो हेड करते थे उनमें से या तो नेहरू जी करते, या तो राजेंद्र प्रसाद, या तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और या फिर बी आर अम्बेडकर, है ना। तो यही लोग यूजुअली हेड किया करते थे इन कमिटीज़ को। अब उनमें से एक कमेटी बनी थी, कौन सी? ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, ठीक है। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में जो मीटिंग्स हुई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स एंड डिस्कशंस के लिए आपस में मिली, तो 166 डेज़ तक इनकी मीटिंग्स हुई, या इतने दिन इनकी मीटिंग्स हुई। और टोटल टाइम या ड्यूरेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को लगा वो कितना? वो 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये इतना टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लग गया था, ठीक है। अब एक चीज़ क्या है, देखो, इनहेरिटेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। इसका मतलब ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ नॉट ओनली द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसके मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ठीक है। तो ये सिर्फ उसी का जो है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है उससे भी बहुत सारी चीज़ों को इनहेरिट किया गया है, उससे भी बहुत कुछ इनकॉर्पोरेट किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, नेशनलिस्ट मूवमेंट एक लंबे टाइम से चलती आ रही, ठीक है। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो कंट्री को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे थे, मुसलसल अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ें बुलंद कर रहे थे, तो उन्होंने अंग्रेज़ों के जो है करतूतों को देखा, उन्होंने किस तरह से हमारा इस्तेहसाल किया, उन्होंने किस तरह से शोषण किया, किस तरह से एक्सप्लॉइट किया हम लोगों को, उन्होंने कैसा अपना रूल इस्टेब्लिश किया, है ना, उन्होंने किस तरह से हम लोगों को सप्रेस किया, ऑप्रेस किया, किस तरह से बाहर का रूल ला करके इस्टेब्लिश कर दिया हमारे कंट्री में, और हमारी ही कंट्री के लोगों को उन्होंने दबाया, हमारी आवाज़ों को दबाया, और हर तरह से हमें जो है उन्होंने लूटा, ठीक है। तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, हमारे जो नेशनल लीडर्स थे, नेशनलिस्ट लीडर्स थे या नेशनलिस्ट मूवमेंट के लीडर्स थे, उन्होंने इन चीज़ों को खूब देखा, खूब जाना, खूब समझा, है ना। और इन चीज़ों को देखने के बाद उन्होंने फिर कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया, और वो उनके पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड था। यानी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में डाले, तो वो उनके पर्सनल एक्सपीरियंस की बिना पर था, वो उनके पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड था। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद उन चीज़ों को देखा था कि किस तरह से एक बाहर के लोग आकर के हमारी कंट्री में रूल कर रहे हैं, किस तरह से इन्होंने जो है अपना रूल हमारी कंट्री में इस्टेब्लिश कर दिया है, और हमारे ही लोगों को यहाँ पे दबाया जाता है, इन्हीं को जो है सप्रेस किया जाता है, ऑप्रेस किया जाता है यहाँ पे, और हमारी आवाज़ों को दबाया जाता है, हमारे जो हुकूक हैं, हमारे जो राइट्स हैं वो हमें नहीं दिए जाते, वो हमसे ये छीन लेते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, हमारे जो नेशनलिस्ट मूवमेंट के लीडर्स थे, उन्होंने इन चीज़ों को समझ करके फिर कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारी चीज़ें इन्होंने डाल दी प्रोविजंस के तौर पर, जो पहले इनसे छीनी जा चुकी थी, अंग्रेज़ों ने इनको देने से इनकार किया था, है ना, और जो चीज़ें, जो राइट्स इनको उन्होंने नहीं दिए। तो अब इसीलिए कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि हमने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत कुछ हमने नेशनलिस्ट मूवमेंट से भी इनहेरिट किया है, इनकॉर्पोरेट किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड परहैप्स the best summary of the principles that the nationalist movement brought to the constituent assembly is the objective resolution, है ना। और जो बेस्ट समरी ऑफ द प्रिंसिपल्स हैं वो हमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के शक्ल में देखने को मिलते हैं, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में पास किया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उन्होंने दिया था। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर को हुई थी 1946 को। और उस मीटिंग में उन्होंने क्या किया था, उनमें जो मेंबर्स में, रिप्रेजेंटेटिव्स में, तमाम लोगों में जो बुजुर्ग आदमी थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो लोगों ने फिर उनको क्या किया, सारे लोगों ने उनको जो है प्रेसिडेंट बना दिया था टेम्परेरीली। बट फिर 11 दिसंबर को सेकंड मीटिंग होती है, और सेकंड मीटिंग में फिर उन्होंने जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बाकायदा इलेक्शंस के थ्रू जो है प्रेसिडेंट बनाया था। फिर थर्ड मीटिंग होती है, तीसरी मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और वो होती है 13 दिसंबर को 1946 को। और इस मीटिंग में, इस टाइम पे 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कर दिया। एंड इसी को जो है कहा गया बेस्ट समरी ऑफ द प्रिंसिपल्स, जो कि नेशनलिस्ट मूवमेंट लेकर के आए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो उन्होंने दिया। तो ये क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है इसको बेस्ट समरी ऑफ द प्रिंसिपल्स कहा गया। अब इसमें था क्या?
जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, तो इसमें था क्या, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन गैव द एक्सप्रेशन टू द फंडामेंटल कमिटमेंट्स, है ना। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के थ्रू कुछ फंडामेंटल कमिटमेंट्स दिए गए। क्या कमिटमेंट्स, जैसे हमारे कंट्री में क्या होना चाहिए। अब देखो, इसीलिए मैंने कहा कि इन्होंने इन चीज़ों को, कौन सी चीज़ों को, जो चीज़ें हमसे ऑलरेडी छीनी जा चुकी थी, अंग्रेज़ों ने हमें देने से इनकार किया, जो जिन चीज़ों से हमें उन्होंने महरूम कर रखा था, हमारे हुकूक, हमारे राइट्स हमसे उन्होंने छीने, तो उन चीज़ों को उन्होंने फिर कॉन्स्टिट्यूशन में डालने की कोशिश की। अब वो कौन सी चीज़ें थी, देखो अंग्रेज़ क्या कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। अंग्रेज़ क्या कर रहे थे, इक्वलिटी के वो अगेंस्ट बात करते थे, है ना। सारे लोगों को इक्वल नहीं मानते थे वो, ठीक है। हम लोगों को आज़ादी नहीं देते थे, फ्रीडम नहीं मिलती थी, लिबर्टी नहीं देते थे वो, ठीक है। और हमारे कंट्री में क्या नहीं था, हमारे कंट्री में सॉवरेंटी नहीं थी कि हम अपने कंट्री में अपना रूल इस्टेब्लिश करें, यहाँ के लोग जो अपने कंट्री में हुकूमत करें। तो ये सारी चीज़ें नहीं थी ना उस वक्त। तो इन्होंने इन चीज़ों को समझा, इन चीज़ों को जाना, और फिर इन्होंने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू ने जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया तो उसमें कुछ फंडामेंटल कमिटमेंट्स दिए। वो कैसे कमिटमेंट्स, जैसे इक्वालिटी की बात की इन्होंने कि इक्वालिटी होना चाहिए हमारे कंट्री में, लिबर्टी की बात की कि फ्रीडम होना चाहिए, लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए, फिर डेमोक्रेसी की बात की कि यहाँ हमारी कंट्री में हमारा ही कोई रूलर होगा जो हम पे रूल करेगा, हम पर हुकूमत करेगा, और उस रूलर को भी यहाँ के लोग ही चुनेंगे, यहाँ के लोग ही इलेक्ट करेंगे, है ना। फिर सॉवरेंटी होनी चाहिए, हमारे कंट्री में हम ही रूल करें, हम ही हुकूमत करें, है ना। तो इन चीज़ों के बारे में बेसिकली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बात की गई थी। फिर क्या हुआ, दस आर कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली कंसिस्ट्स ऑफ द रूल्स एंड प्रोसीजर्स, है ना, बट it is also a moral commitment to establish a government that will fulfill the many promises that the nationalist movement held before the people, है ना। इसलिए कहा गया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सिर्फ रूल्स और प्रोसीजर्स को ही कंसिस्ट नहीं करता है, इसमें सिर्फ रूल्स और प्रोसीजर्स ही नहीं हैं, बल्कि ये एक मोरल कमिटमेंट भी है ना। जो गवर्नमेंट जो क्या करेगा, इस्टेब्लिश करेगा एक गवर्नमेंट को, और जो नेशनलिस्ट मूवमेंट के प्रोमिसेस को फुलफिल करेगी सरकार, वो जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होगी, है ना। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक मोरल कमिटमेंट भी है रूल्स और प्रोसीजर्स को कंसिस्ट करने के साथ साथ। तो ये क्या था, ये था इनहेरिटेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, कि हमने नेशनलिस्ट मूवमेंट से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या इनहेरिट किया है, क्या क्या इनकॉर्पोरेट किया है ना। तो इसकी जो बेस्ट समरी प्रिंसिपल्स की देखने को मिलती है वो क्या है, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर ऑफ 1946 थर्ड मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने क्या किया था, पास किया था। अब एक बार देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इन द सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कौन से सेशन में, थर्ड सेशन में, 13 दिसंबर को। These resolutions were some guiding principles that helped our leaders in drafting the Constitution of India, है ना। तो ये ऐसे resolutions थे, इनमें कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई थी, मेंशन की गई थी, है ना, जिनके थ्रू हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में काफ़ी हेल्प मिली। अब वो कौन कौन से मेजर प्रिंसिपल्स थे, दैट इंडिया विल बी एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक, है ना। तो इंडिया क्या होगा, अब देखो प्रियम्बल में वही है ना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही तो बाद में प्रियम्बल की शक्ल में देखने को मिलता है, ठीक है। इंडिया दैट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, वो सॉरी प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly रिजोल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, है ना, एक सॉवरेन बनाना चाहते हैं हम, इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, रिपब्लिक बनाना चाहते हैं, है ना। तो यही बातें किस में की गई थी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, कि इंडिया क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा, और कैसा होगा, सॉवरेन होगा, हम अपनी हुकूमत खुद करेंगे, कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होगा, कोई बाहर से यहाँ पे रूल नहीं करेगा, रिपब्लिक होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को हर नागरिक, हर सिटीजन यहाँ का फॉलो करेगा, डेमोक्रेटिक कंट्री होगी हमारी, डेमोक्रेटिक मुल्क होगा, यानी यहाँ की जो सरकार होगी, यहाँ का जो रूलर होगा, जो गवर्नमेंट होगी, उसको लोग जो है रूल इलेक्ट करेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी वही तो है, डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसमें एक रूलर को लोगों के द्वारा ही चुना जाता है, लोगों के द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है। और क्या होगा, इट विल एंश्योर ऑल सिटीजन्स ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम। तो ये क्या देगा, हमारे कंट्री में सबको जस्टिस मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, इक्वालिटी मिलेगी, आज़ादी मिलेगी, और माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को ये सेफगार्ड करेगा, उनका तहफ़्फ़ुज़ करेगा, ठीक है, ट्राइब्स के इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, उनको सेफगार्ड करेगा, और डिप्रेस्ड क्लासेस के भी इंटरेस्ट्स को सेफगार्ड करेगा।
तो ये चीज़ें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बेसिकली थी।